नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी भूचाल मचा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी के पांव तले जमीन खिसकती जा रही है। पार्टी पर संकट मंडरा रहा है। 2/3 से ज्यादा विधायक पार्टी से अलग हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे दी है। तो लोकसभा में भी 28 में से 20 सांसद अलग हो गए हैं। स्पीकर से अलग सिटिंग अरेंजमेंट की मांग हो गई है। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पार्टी के सांसद अलग हो चुके हैं। अब केवल राज्यसभा में ममता बनर्जी गुट की पकड़ बाकी है। राज्यसभा में ममता के 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि अभी भी 9 सांसद बाकी हैं। अगर राज्यसभा में भी ममता के 6 सांसद टूट गए तो दीदी की पार्टी और सिंबल दोनों पर खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन जिस टीएमसी की चर्चा हो रही है वो पार्टी कितनी अमीर है, दीदी की पार्टी के पास कितना पैसा है, टीएमसी के पास कितने का फिक्स डिपॉजिट है, पार्टी के पास कितना कैश है, आज ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात टीएमसी नेताओं पर हो रहे अंडों की बारिश की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। टीएमसी के एक और नेता पर एग अटैक हुआ है। कुणाल घोष के बाद अब टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडों से ताबड़तोड़ हमला हुआ। बताया जा रहा है कि जब उन्हें पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तभी उनके ऊपर अंडों से ताबड़तोड़ अटैक हो गया, जिसके बाद अब टीएमसी के नेता डरे हुए हैं, दहशत में हैं। टीएमसी नेताओं पर शहर शहर एग अटैक क्यों? क्या ये गुस्सा कटमनी वालों के खिलाफ है? क्या ये आक्रोश तोलाबाजों के खिलाफ है? क्या ये क्रोध अभिषेक की अराजकता के खिलाफ है? क्या अंडों की बारिश से टीएमसी नेताओं को बचा पाएगी छतरी? बंगाल में शहर शहर टीएमसी नेताओं पर अंडे की बारिश हो रही है। कभी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तो कभी टीएमसी के विधायक कुणाल घोष पर। यह अटैक सिर्फ बड़े नेताओं पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि पार्षद से लेकर पंचायत स्तर के नेताओं पर भी हो रहा है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए। उस वक्त ममता बनर्जी अपने सिपा सालारों के साथ बैठक कर रही थी। अब टीएमसी नेताओं को डर सता रहा है कि अगर वो ममता से मिलने गए तो कहीं उन पर भी अटैक ना हो जाए। ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? तो आप लोग का रिक्वेस्ट में पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोष है? दरअसल पब्लिक में यह गुस्सा टीएमसी के राज में कटमनी और तोलाबाजी को लेकर दबा था, जो अब ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है। अब जब ममता की सरकार नहीं रही, अभिषेक की तानाशाही का डर नहीं रहा, तो लोग अपने गुस्से का इजहार टीएमसी नेताओं पर अंडे मारकर कर रहे हैं। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग के पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया। ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या है? यहाँ पर ही है? हम लोग लोकल ही। हाँ, लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। टीएमसी नेताओं को अब अंडे की बारिश का खौफ इतना सताने लगा है कि छतरी लेकर निकल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी कल जब ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो वो छतरी लेकर आए थे। अभिषेक बनर्जी ने अंडे से बचने के लिए ढाल तो खोज निकाला है, लेकिन उन्हें ईडी और सीआईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है।
14 जून को फर्जी सिग्नेचर के मामले में सीआईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। कुणाल घोष के साथ आमने सामने बैठाकर सवाल किए गए थे। 15 जून को प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की और आज हेट स्पीच मामले में अभिषेक बनर्जी सीआईडी सवाल जवाब कर रही है। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ को टीएमसी बदले की कार्रवाई बता रही है। कुछ नहीं, ये तो विंडिक्टिव काम है। अभिषेक पर वो प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। लोगों को काम करने नहीं देगा, विरोधी नहीं रहेगा, यही उनका इच्छा है। यही बीजेपी का स्टाइल है। चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था। करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बनर्जी, वेदर ममता बनर्जी, वेदर अदर्स, जवाब देना पड़ेगा। तो जब पब्लिक मारती है डंडा और फेंकती है अंडा, तब नेताओं के पसीने छूटने लगते हैं। ठीक वैसे इस वक्त टीएमसी के नेताओं के साथ हो रहा है, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। 5 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुशील घोष, प्रिया बंधु मीडिया एडिटर, सूर्य कमल दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, अनंत विजय जी, सीनियर जर्नलिस्ट रशिद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। घोष दादा, ये तो पता था कि सत्ता बदलेगी, परिवर्तन आएगा, तस्वीर बदलेगी, पर यह नहीं पता था ये पहली बार है कि अंडों की ऐसी बारिश, ऐसी बौछार हो रही है कि ममता बनर्जी के दरवाजे तक पहुंचना नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है। मीनाक्षी जी, मैं पहले तो ये बात बोलूंगा, ये जो अंडे का फंडा, ये स्टेटमेंट सोनारपुर, मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां से अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ। उसके बाद पूरे बंगाल में ये ट्रेंड बन गया। और इनिशियली तो वो अंडा इधर उधर जा रहा था, पुलिस वालों को भी हिट हो रहा था, लेकिन अभी इतना अंडा प्रैक्टिस हो गया, एकदम टारगेट करके जिसको मारना है उसको ही मार रहा है। बट एनीवे, द पॉइंट इज, ये अंडे मारने का नहीं, पॉइंट दूसरे जगह पे अब लोगों का सवाल आ रहा है कि ये कुणाल घोष, जो जिस बंदे ने मारा वही बोल रहा था कि इतना अत्याचार किया है। हम भी देखा है, जितना भी पत्रकार इसके पहले टीएमसी के अगेंस्ट कुछ भी आवाज उठाते थे, यही कुणाल घोष पीछे से पुलिस लगा के सबको अरेस्ट कराना, मुंह बंद करना, वो सारे काम करते थे। आज ये गणतंत्र का बात कर रहा है, लेकिन इस कुणाल घोष के ऊपर जब अंडे पड़ते हैं तो तब वो बंदा तुरंत अरेस्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 1000 करोड़ का डाका डालने वाला अभिषेक बनर्जी को बस पूछताछ करके क्यों छोड़ा जा रहा है? सवाल वहां पर हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एक साइड में जब जनता का गुस्सा ये सारे तोलाबाज, ये सारे चोर लोगों के अगेंस्ट में हो रहा है, उसे दूसरे टाइम सौजन्य के राजनीति करते हुए, जिसके घर से बहुत सारे ऐसे चीज बरामद हो रहा है जो उसके ऑफिस में या घर में नहीं होना चाहिए था, वो काउंसिलर, वो नेताओं के साथ भाजपा का जो नए जनप्रतिनिधि है वो इतना अच्छा सौजन्य के ताल्लुक कर रहा है। तो ये सब लेके जनता का मार्के गुस्सा की भी बात है। पकड़ी है तो आपने, इसलिए मार्के की बात पकड़ी है कि केवल पूछताछ ही होती रहेगी या वाकई में कोई अल्टीमेट इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अनंत जी, सवाल तो पूछा जा रहा है कि राजनीतिक अवसरवाद क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी तलाश रही है? टीएमसी के नेता तो कर रहे हैं अवसरवादिता, वो दिखाई दे रही है, बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जनता अंडा ना मारे, इसलिए फटाफट उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें राजनीतिक अवसरवाद तलाश रही है और खूब जोर शोर से तलाश रही है? मीनाक्षी जी, राजनीतिक दलों से अवसरवादिता की अपेक्षा नहीं करना बहुत व्यर्थ है। मुझे लगता है राजनीति का दूसरा नाम ही अवसरवादिता है, और अवसर की तलाश में रहना और अवसर को एक्सप्लोर करना टू द मैक्सिमम, यही तो राजनीति है। मुझे लगता है आज किसी भी पक्ष में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख लीजिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का देख लीजिए, या INDAI का देख लीजिए, क्या है डीएमके और कांग्रेस के बीच में जो संबंध थे, 1 मिनट में राजनीतिक अवसरवादिता में कहां चले गए दोनों संबंध? जो कल तक भाई हुआ करते थे कहां चले गए? अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संबंध हमने विधानसभा चुनाव में देखे ही। जिस प्रकार से अभी ममता बनर्जी को सोनिया गांधी हक कर रही हैं, वैसे ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी हमने गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर हक करते हुए देखी। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, सारे राजनीतिक दल अवसरवाद की तलाश में रहते हैं, और जिसका जहां दांव लग जाता है वो दांव खेल जाते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसलिए राजनीति में अब अवसरवाद ही सेंट्रल थीम हो गया। अब नैतिकता वैतिकता कहीं कुछ नहीं है।
जो जीता, जिसने दांव मारी, जिसकी लंगी लग गई, जिसने पटकनी दे दी, वो सिकंदर है। नहीं, बट रशीद किदवई जी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप बोल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या जो टीएमसी के बागी गुट कर रहा है या जो ममता बनर्जी के साथ भी रशीद जी खड़ा हुआ है, वो भी कितने दिन खड़ा हुआ है, मेरा तो प्रश्न वहां पर भी है। जी मीनाक्षी, देखिए अनंत विजय जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं। मैं उनके कॉलम लेख बड़ी संजीदगी से पढ़ता हूँ और वो हमेशा एक अच्छी जो पॉजिटिव चीज होती है, जो नैतिकता की बात होती है, चाहे वो फिल्म पे लिखें, चाहे वो कल्चर पे लिखें, चाहे उस पर। लेकिन आज मुझे थोड़ा अचरज हुआ जो उन्होंने राजनीति में कहा कि सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज है। ये बिल्कुल नहीं, सब कुछ नाजायज है। ये अंडे फेंकना, पत्थरबाजी करना, इंक फेंकना, तमाचे मारना, जूते फेंकना, इसका भारतीय लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और हम उसको किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं रखते। उसी तरीके से जैसे भाजपा ने पूरे टाइम हमेशा से कहा, उनका एक कैच फ्रेज भी था, पार्टी विद द डिफरेंस। क्या ये पार्टी विद द डिफरेंस है? तो इसको हमें जरूर इसके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए। और प्रश्न, वो बात मैं उनकी बात मानता हूँ, चाहे वो कांग्रेस ऐसा करे, चाहे वाम दल करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, क्योंकि पत्रकार या पत्रकारिता का काम जो है ताली बजाना या जय जयकार नहीं करना। हमें तो एक बात कहनी है कि जो भी गलत करे उसको हम कहते हैं कि ये अनुचित बात हो रही है। 75 रुपए जिस पार्टी के हैं, जिसको अब जिसको जो है 1192 वोट मिले हैं केवल, और त्रिपुरा की पार्टी और उसमें 20 लोकसभा चले जाए, ये क्या मजाक हो रहा है? ये कोई राजनीति होती है? और उसके ऊपर भी तमाम मीटिंग कहाँ हो रही है? मंत्री जी के घर पे हो रही है, सांसद ले जा रहे हैं, जो स्पीकर है वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये सब चीजें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं फिर कहूंगा ये भाजपा के हक में भी नहीं है। ये 20 में से 18 सांसद जो थे उनको भाजपा को हरा के आए थे। भाजपा नंबर 2 पार्टी थी उन जगहों के ऊपर। तो ये आने वाले समय में, और हर राजनीतिक दल का, ये मैं मानता हूं कि राजनीति इतनी बिल्कुल मैं फिर आपकी बात से एग्री करते हुए ये कह रही हूँ कि अब आने वाले समय में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज की जो तस्वीर है, अभिषेक बनर्जी को छतरी लेकर निकलना पड़ रहा है, ना धूप है ना बारिश है, छुपते छुपाते वो चल रहे हैं। ये तो जनता का गुस्सा है जो उनके ऊपर निकल रहा है। नहीं, जन आक्रोश, देखिए मीनाक्षी, जन आक्रोश जो है वो ईवीएम में बैलेट से अपने मताधिकार से हो गया है। ये जो है ये कोई जन आक्रोश नहीं है। ये तो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। कुछ आप 150 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई, वो ये सब खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पे कितनी बारी अच्छा, इन अंडों के पीछे भी खेल है। ये मुर्गियां कोई और है जो दाने डाले जा रहे हैं इन मुर्गियों को। अच्छा, एक बात बताएं दत्ता जी, ये चाहे खेल हो चाहे खेल नहीं हो, पार्टी में टूट तो एकदम एविडेंट है, वो तो एकदम दिखाई दे रही है। अब तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, पार्टी की संपत्ति, वो कैसे बचाएंगी? जी, आपका ये महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा। बांग्ला में एक कहावत है, जेमन कर्म तेमनी फल। ममता दी ने जो बोया था वो बीज वो आज उनको मिल रहा है वापस। भ्रष्टाचार का कुशासन, फिर आपका भ्रष्टाचार के मामले पे अंडे वाला नीति, फिर पॉलिसी पैरालिसिस पे अंडे वाला नीति, फिर महिला धर्षण के ऊपर अंडे वाला पहल, उसके साथ साथ रोहिंग्या नीति, उस पे अंडे वाला पहल, तमाम चीजों पे 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार की सारी चीजों पे 0/0 रहा है, यानी कि अंडा बटा अंडा रहा है। अब अगर जनता अंडे के माध्यम से फ्री में अगर फेशियल करवा रहे तो इतना पीड़ा क्यों? आपको देखना चाहिए था ना कि आपने 15 साल तक आपने क्या दिया था जनता के झोली पे। माँ माटी मनुष्य की बात करके आए थे ना आप। माँ का तो तिलांजलि किए थे सबसे पहले पार्क स्ट्रीट का वो घिनौनी सामूहिक बलात्कार के माध्यम से। उसके बाद मनुष्यों को गला काट दिए शारदा स्कैम और नारदा स्कैम के माध्यम से, और तमाम जितने सारे कटमानी का स्कैम, और उसके साथ साथ आपका एजुकेशन स्कैम, जॉब स्कैम, तमाम चीजों को लेके। और माटी तो रहा नहीं है, माटी पे तो आपने कब्जा कर लिया था। जनता के जो घर है, जनता के जो जमीन है, उस पे जबरन कब्जा जब आप करोगे, नेचुरल है कि इस तरह का आक्रोश निकलेगा। और बहुत ही संयम वे में जनता बिहेव कर रही है, केवल टमाटर और अंडा फेंक के। दूसरा कोई राज्य होता ना, और यहीं पे अगर टीएमसी अगर जीती होती तो आज के डेट में रक्तपात मचा होता बंगाल में।
जिस तरह का करनी है आपकी उस तरह से आपको भरना भी है चीजें। आप सुनो बात कमल है जी, आप आपके बिल्कुल मुल्क ठीक कह रहे हैं। और वाकई में वो तो हमने देखा कि जब टीएमसी जीती थी तब क्या हुआ था, जब कांग्रेस को हराकर वाम जीती तब क्या हुआ था, और वहां का रक्त रंजित इतिहास हम जानते हैं। लेकिन आज जो वहां पर पॉलिटिकल रक्त रंजित जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी में टूट फूट हो रही है, शेखर अय्यर सर कब तक ममता बनर्जी इसे बचा पाएंगे? कानूनी तौर पर देखें तो सबसे बड़ी पेचीदगी यही है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, और राज्यसभा में अभी भी ममता बनर्जी के पास नंबर्स हैं, वहां पर उनकी संख्या कमजोर नहीं हुई है। नहीं मीनाक्षी जी, अभी जो हो रहा है देखिए, एक तो जो गुस्से की बात की जा रही है, वो गुस्सा का कारण भी अभी कई हमारे पैनलिस्ट ने बताया, वो बिल्कुल ग्राउंड की रियलिटी है। क्योंकि जिस तरह रिप्रेशन किया गया, जिस तरह डर के माध्यम से जिस तरह सरकार भी चलाया गया, पार्टी भी चलाया गया, देखिए पार्टी भी उसी डर से चलाया गया, तो उसका ये रिजल्ट हुआ। जैसे ही मौका मिला लोग भाग रहे, नंबर वन। अच्छा, कौन लोग भाग रहे? दो तरीके के लोग भाग रहे, जो बहुत रिप्रेस थे, नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको बीजेपी से सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप है, जिनके खिलाफ यही तोलबाजी, यही मनी कलेक्शन, यही एक्सटॉर्शन का है। वो भी इसलिए भाग रहे ताकि अगर हम कहीं जगह चले जाएंगे हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और आज देखिए बंगाल में बीजेपी के कई वोटर्स और शुभचिंतक यही चिंता में है, भाई आप नंबर जुटाने के चक्कर में फिर दोबारा वही गलती ना करिए जो आपने 2021 चुनाव से पहले किया था। कई लोगों को आपने पार्टी में ले ली, तृणमूल लोगों को टिकट भी दी, जैसे आप हार गए सारे वापस चले गए, कुछ तो इलेक्ट होके भी रिजाइन करके चले गए। तो ये चीज भी है। देखिए कई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कोई कानून पास करना हो, लेकिन आज बंगाल में वोटर जो जेन्युइन चेंज मांगा है उनको भी ये डर लगा है, भाई अब फिर क्या बचा क्या है, केवल अभिषेक बनर्जी और ममता। देखिए आज अगर अभिषेक बनर्जी पे फोकस है, उसका विशेष कारण है वो बार बार जो अपने आप को डायमंड हार्बर मॉडल, मतलब ये गुस्सा अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होता तो पत्थरबाजी होती। ये तो स्थानीय लोग हैं जिनसे पैसा लिया गया। और हम ये भी जानते हैं चुनाव रिजल्ट के बाद कई लोगों ने, जो कॉमन पीपल ने, बीजेपी ने एमएलए के पास गए, भाई ये बताइए अब किसको पैसे देना है, क्योंकि पहले हम देते थे। कई एमएलए को समझ नहीं आया क्या पैसा किसको देना है। ये तो रियलिटी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये गुस्सा केवल वोट से निकल जाएगा आसानी से, ये मैं नहीं मानता हूं जमीन पर। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल है और ये लोगों का गुस्सा है, इसके पीछे और कोई दूसरी कहानी नहीं है। वो लोगों का गुस्सा सीधे इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है उन नेताओं पर, और जो नेता भाग भी रहे हैं वो इसी से बचने के लिए भाग रहे हैं, ममता बनर्जी को छोड़कर। अच्छा, जानकारी एक ये भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पास अच्छा खासा अमाउंट है। पिछले साल टीएमसी ने जो हलफनामा चुनाव आयोग ने रखा था उसके मुताबिक सेविंग अकाउंट में 625 करोड़ 79,87,264 रुपए हैं, जबकि 250 करोड़ 77,28,322 का फिक्स डिपॉजिट है। यानी कि दोनों को अगर जोड़ दें तो कुल बैंक बैलेंस 876 करोड़ 57,15,586 रुपए का है। इसके अलावा 50 करोड़ के चेक, 31,28,000 जो कैश है वो भी है। अगर सभी रकम को जोड़ दें तो दीदी की पार्टी के पास 926 करोड़ 88,46,614 रुपए का फंड है। अब अगर आप इसी फंड की बात करें घोष दादा, तो इतना बड़ा फंड है, नज़र तो बागी सांसदों की, बागी विधायकों की नज़र पार्टी के फंड पर भी है। अगर सिंबल मिलेगा, अगर नाम मिलेगा, तो साथ साथ पार्टी की संपत्ति भी तो मिलेगी। ममता बनर्जी से कैसे बचा पाएंगी? मीनाक्षी जी, यहाँ पर 2 पॉइंट है। नंबर 1, आप जो ये फंड के अमाउंट बोल रहे हैं, ये हमारे आम जनता के लिए बहुत चौंकाने वाला बात है कि एक अंचलिक दल के पास इतना फंड कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो एमपीज एनसीपीआई में गए हैं या जो अभी अरेस्टेड हुआ है, अगर उसका खुद का प्रॉपर्टी देखो ना, तो इससे पर्सनल प्रॉपर्टी उसका ज्यादा हो गया है। और ये जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है, जो हमेशा इंडिया से बाहर जाते हैं तो दुबई होके जाता है। अगर बाहर जाता है तो आने के वक्त उसको दुबई में स्टॉपेज देना ही पड़ता है। भाईपो को अगर टाइम मिला गया तो वो थाईलैंड में जाना ही पड़ता है। थाईलैंड से भाईपो के फैमिली के एक स्पेशल मेंबर आती है
तो उसके साथ कुछ सूटकेस भर्ती हुए गोल्ड आते हैं, जिसको पकड़ने के लिए अगर कस्टम्स वहां पर जाता है तो पुलिस उसको घेर लेता है। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये इन लोगों के पास पीनट्स है, नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग। पिछले 15 सालों से सेंट्रल से जो लाखों करोड़ों का फंड है, वो ममता बनर्जी ओपनली बोला था कि आप टीएमसी का नाम यूज करके अगर इसमें कुछ पैसा घपला करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब टीएमसी का नाम यूज कर रहे हो तो 25% आपके पास रखो, 75% आपको पार्टी को देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पद से हटाया दिया जाएगा। तो इन लोगों ने कुछ लाखों करोड़ों का घपला किया है, घोटाला किया है। उसके सामने ये वाला जो फंड आप दिखा रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है। ये आपके और मेरे सामने चौंकने वाला बात है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि हाँ जी ममता बनर्जी की क्या बात है। देखिए, ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का गेम अभी ओवर हो गया। ये लोग कब अरेस्ट होगा वही बस न्यूज है। ये एक बार अरेस्ट हो जाएंगे तो कम से कम 100 साल इसको जेल में रहना पड़ेगा। अगर 5-5 साल का भी इसका सजा होता है तो इसको अगले 20 केसेस तो इसके सामने दिख ही रहा है। तो उसके मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी खुद को कैसे बचाए जेल जाने से, ममता बनर्जी इतनी आसानी से गार्ड्स डाउन करते हैं, ऐसी नेत्री भी तो वो नहीं है ना। वो तो कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हैं, भवानीपुर के रिजल्ट को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि इस दौरान अनंत जी, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो चुपचाप वहां से निकल गई। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनंत जी, देखिए, मैं मीनाक्षी जी, मैं आमतौर पर अपने साथी वक्ताओं के बयान पर रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि रशीद भाई हमारे मित्र हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें वो कह लेना चाहिए। जो उन्होंने नैतिकता की बात राजनीति में की ना, मैं उस पर बाद में आता हूं, लेकिन लोगों का गुस्सा तो हमने नेताओं पर फूटते हुए बहुत लंबे अंतराल से देखा है। 67 की 8 तारीख को याद करिए, जब इंदिरा गांधी पर भुवनेश्वर की कैंपेन रैली में पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद की घटनाओं को याद करिए तो 77 में भी अक्टूबर और नवंबर 2 बार इंदिरा गांधी के कार पर पथराव हुआ, एक बार कर्नाटक में, एक बार मदुरई में। तो लोगों का गुस्सा तो नेताओं पर फूटता रहा है। ये कोई नया फेनोमेना नहीं या कोई रची हुई साजिश नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। हिंसा जरूर नई बात थी, जान लेना जरूर नई बात थी, जो हमने पिछले चुनाव में देखा था। और पत्रकारिता की नैतिकता की बात अभी कर रहे थे, तो पत्रकारिता में अभी मैं संवादी के एक कार्यक्रम में देहरादून में था, बड़ी अच्छी परिभाषा सुना मैंने संवादी में कि पत्रकारिता का जो सत्य है वो युधिष्ठिर का सत्य नहीं है कि जहां द्रौपदी का चीरहरण होता रहे और सत्य खामोशी से देखता रहे। पत्रकारिता का सत्य जो है वो श्री कृष्ण का सत्य है, जो चीरहरण होती हुई द्रौपदी को अपने पराक्रम से और अपने कौशल से बचा सके। तो सत्य तो अलग अलग होता है, क्या बताऊं मैं अपना, वो रशीद भाई अपना सत्य देख रहे हैं, मैं अपना सत्य देख रहा हूं। लेकिन राजनीति में बहुत बड़ी चीज एक और होती है मीनाक्षी जी, वो होता है लक्ष्य क्या है। अब वो उस लक्ष्य को सामने आने, किसी भी कंक्लूजन पर जंप करने के पहले हमें लगता है कि हमें लक्ष्य का तो पता चले। अभी बहुत सारी स्टोरीज अनफोल्ड होने वाली हैं। और जिस भवानीपुर सीट को लेकर ममता बनर्जी चैलेंज किया, वो तो पिछली बार भी उन्होंने चैलेंज किया था नंदीग्राम में जब हारी थी। तो हारा हुआ व्यक्ति के पास एक ही आसरा होता है, कोर्ट जाना। और कोर्ट में कितने वर्षों में फैसला होता है, यह हम सबको मालूम है। अभी शिवसेना के जो डिफेक्शन हुए थे या जो टूट हुई थी, उसका फैसला नहीं आया है, शरद पवार की पार्टी का फैसला नहीं आया है। तो ये सब चीजें तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए राजनेता करते हैं कि देखो मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है, मैं बेईमानी से जीत हुई। और खासतौर पर जो INDIA गठबंधन के लोग हैं, वो इस तरह का सहारा वोट चोरी, पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी का धन अभी लेकिन सुरक्षित है मीनाक्षी जी, जो करीब 1000 करोड़ की संपत्ति बता रही है, क्योंकि उनका जो संविधान चुनाव आयोग में दिया है उन्होंने, उस संविधान के मुताबिक जो कार्य परिषद है उनकी, उन्हीं के कहने के मुताबिक पार्टी के फंड और पार्टी की नीतियां तय होती हैं। और उसी संविधान के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यूह रचना रची कि उनके सांसद ने दूसरे पार्टी में मर्जर किया 10th शेड्यूल के हिसाब से, वो गलती ऋतुव्रत से हुई कि वो पहले ही वहां चले गए। उसी गलती को सांसदों के साथ सुधारा गया, क्योंकि वो तो हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया। इसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल। एक मुश्किल हमने ममता बनर्जी की बात की सर, अब एक मुश्किल हमें महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की भी बात करनी है। बंगाल के बाद क्या अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ भी खेला होने जा रहा है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर टूटने जा रही है? उद्धव सेना में इस वक्त ऑपरेशन टाइगर की वजह से खलबली मची हुई है। बड़ी खबर यह है
कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का टूटना लगभग तय दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव कैंप के 6 से 7 सांसद शिंदे गुट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सभी सांसद इसी महीने जून में ही शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं। वहीं सांसद अनिल देसाई को लेकर खबर यह है कि वो उद्धव के साथ ही रहेंगे। यही वजह है कि 9 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ अनिल देसाई ही मीडिया के सामने आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं। अनिल देसाई के अलावा उद्धव गुट के बाकी सांसद शिंदे के संपर्क में हैं। अब खलबली होते हुए देख ही उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में भी 4 सांसद तो फिजिकली उपस्थित थे, लेकिन बाकी के जो सांसद थे 5, उन्होंने अन्य कारणों की वजह से ये कह दिया कि भाई किसी की पत्नी की तबीयत खराब थी, किसी के घर में कोई कार्यक्रम था, कहीं पे कुछ चुनाव का मसला था, तो इस वजह से वो लोग नहीं पहुंच पाए। अब पार्टी को दोबारा टूटने से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सांसदों के बाद अब 22 तारीख को विधायकों से भी मीटिंग करने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले आज शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान आया। इंडिया टीवी से बात करते हुए शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव के कई सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे। सब कुछ दिन के इंतजार की ही बात है। केसरकर का दावा यह है कि कई जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके में विकास के लिए शिंदे के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप सुने केसरकर ने क्या कहा। हमारे साथ है दीपक केसरकर। दीपक केसरकर वही नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं, और जब पहली बगावत हुई थी शिवसेना में तो दीपक केसरकर का रोल उसमें काफ़ी बड़ा था। आपने जो है मीडिया से तब बात की थी, आप ही बात करते थे मीडिया से। इस बार जो ऑपरेशन टाइगर जो है वो अंतिम रूप में आ चुका है। कल कृपाल तुमाने ये कह रहे कि 7 सांसद जो है हमारे संपर्क में है और 20 में से 16 विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है, और अब बस सब कुछ फाइनल हो चुका है, तारीख आनी बाकी है। देखिए, ये तो वो लोग डिसाइड करते हैं, जो सांसद है या तो एमएलएज है, कि उनको पब्लिक के लिए काम करना है, इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के काम रहते हैं। इसीलिए जो लोग काम करते हैं उनके साथ वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप ये कहेंगे कि विकास के लिए उनके क्षेत्र के काम हो, इसलिए वो लोग सत्ता पक्ष के साथ आना चाहते हैं? ऐसे मुझे लगता है। जब ये हो जाएगा तभी मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ। आज ये प्री मैच्योर हो जाएगा कमेंट करना। लेकिन वो आपके साथ भी आ सकते हैं और फिर बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जो है शिवसेना की है, तो क्या शिवसेना के साथ भी आ सकते हैं? देखिए, जो भी शिवसेना के सदस्य है वो बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। जो शिवसेना ने कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बनाया है, ये बाबा साहब का विचार बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर ऐसी कब स्थिति हो कि मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं शिवसेना को बंद कर दूंगा, मतलब मेरे पार्टी को क्लोज कर दूंगा। तो उनके विचार है, तो उनके जो फॉलोअर्स है वो उसी विचार पे चलते हैं। शिवसेना के अभी यूबीटी में वो विचारधारा के कारण, बाला साहब के विचारधारा के कारण आपके शिवसेना के साथ ही जुड़ेंगे? हाँ, शिवसेना के साथ जुड़ेंगे और वो मोदी साहब का भी नेतृत्व मानेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये भारत की पहली युति है भाजपा और शिवसेना की, और ये हिंदुत्व का विचार साथ लेके ये युति बनी थी जब बाबा साहब थे, और ये युति आज भी एकनाथ शिंदे साहब के कारण से कायम है। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं इस चर्चा को अब मैंने अपने मेहमानों के पास लेकर जाऊं, लेकिन सचिन ये बताइए कि इस वक्त महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? क्या वाकई में बड़ी टूट होने जा रही है और ये मॉनसून सत्र से पहले हो जाएगा? जी मीनाक्षी, देखिए, शिवसेना में अंदर खाने बहुत कुछ तेज हलचल चल रही है और ये लगभग तय हो गया है। जो शिवसेना शिंदे के सूत्र है हमें बता रहे हैं कि 2/3 9 में से 2/3 यानी कि 6 लोग उनके साथ में जुड़ गए हैं और भी 1-2 लोग जो है उनके संपर्क में हैं। सिर्फ अनिल देसाई छोड़कर लगभग सभी लोग उनके संपर्क में, ऐसा उनका दावा है। कल तुमाने ने जो है उनके एमएलसी, उन्होंने तो 7 लोगों का नाम जो है बता दिया है, लोगों का दावा कर दिया है। लेकिन सुबह से जब एकनाथ शिंदे जब कैबिनेट के बैठक के लिए आए और कैबिनेट के बैठक से वो बाहर निकले, तब उनको सीधा सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन टाइगर को लेकर क्या है, कितने सांसद उनके संपर्क में हैं। तो शिंदे ने कल से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साध ली है। इसके पहले भी ऑपरेशन टाइगर की खबरें आई थी, लेकिन जब ये खबरें आई थी तो एकनाथ शिंदे ने कुछ ही घंटों में क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कोई जो है वो ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं।
लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे की खामोशी बहुत कुछ कर रही है और उनके नेता ये जो दावा कर रहे हैं कि कुछ सांसद जो है उनके साथ में है, 2/3 सांसदों का उनके साथ संपर्क है और वो ऑपरेशन टाइगर 19 जून से पहले भी हो सकता है, उसके बाद मानसून सत्र जो है शुरू होगा उसके पहले कभी भी किया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि ये सांसद जो है वो टूटने तय है। अब बस तारीख जो है डिक्लेयर होनी बाकी है, ऊपर से जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये तारीख भी तय की जाएगी और उनका प्रवेश करा लिया जाएगा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने जो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें लगातार तेज कर दी है। उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई लेकिन उसमें आधे से भी कम सांसद मौजूद रहे, सिर्फ 4 ही सांसद मौजूद रहे। जो 4 मौजूद थे उनसे भी कुछ संपर्क में, ऐसा शिंदे शिवसेना का दावा है। आनंद फानंद में जो है वो संजय राउत और अनिल देसाई दिल्ली में रवाना हो गए हैं और वो कल से ही संजय राउत दिल्ली में है, आज अनिल देसाई भी दिल्ली में चले गए हैं। अब ये बताएं कि ये सांसद टूट के शिंदे कैंप में जाएंगे या ये सांसद टूट कर मोदी कैंप में जाएंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है कि भाई अगर शिंदे कैंप मजबूत होता चला गया तो फिर वो अपने अधिकारों के लिए और ज्यादा मुखर होते चले जाएंगे और ये शायद भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करेगा। ये जो सांसद है, जैसे कि मैंने ये भी सवाल उनके नेताओं से पूछा शिंदे शिवसेना के, तो उनका कहना है कि शिवसेना जो शिवसैनिक है वो अपने कैडर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जो भी नेता रहते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो बीजेपी के साथ सीधे जुड़ेंगे तो बीजेपी की तोड़फोड़ की जो आरोप उन पर लगते हैं उसको ज़्यादा हवा मिलेगी और शिवसैनिक जो है वो शिवसेना को ही ज़्यादा प्रेफर करता है। वो बाला साहब के विचारों पर चलने वाला शिवसैनिक होता है, तो वो बीजेपी में जाना उसका उन सांसदों के लिए बहुत मुश्किल होगा उनके चुनाव क्षेत्र में। इसलिए उनके विचारों से मिलती जुलती पार्टी जो है वो शिवसेना है। शिवसेना शिंदे को चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से चुनाव चिन्ह भी दिया है, उनको नाम भी दिया है, हालांकि मसला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जो सांसद उनके संपर्क में है उनका और जो शिवसेना का जो कैडर है पूरा, वो एकनाथ शिंदे से ही मेल खाता है, वो बीजेपी से ज़्यादा मेल नहीं खाता है। इस कारण जो है वो शिंदे शिवसेना के साथ आएंगे। अब शिंदे शिवसेना के साथ आए तो वो एनडीए में आएंगे और एनडीए की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि डिलिमिटेशन या महिला रिजर्वेशन का जो बिल पास कराना है उसके लिए संख्या जुटनी है और उस संख्या जुटाने के लिए चाहे वो शिंदे शिवसेना में जाए या अलग गुट स्थापन करे, उनके लिए मायने ये रखता है कि संख्या जुटाना और उसके लिए पूरी ये कवायद की जा रही है। लेकिन वो बीजेपी से ज्यादा शिंदे शिवसेना में ही उनका मर्जर किया जा सकता है या फिर एक अलग गुट जो है वो बनाया जा सकता है। उस पर हमने बकायदा पूरा एक चार्ट तैयार किया है, वो फिर हम दर्शकों के सामने रख दें। उद्धव की सेना में कुल 10 सांसद हैं जिनकी तस्वीर आपके सामने है। इनमें से 9 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद हैं। अब शिंदे गुट का दावा यह है कि 9 लोकसभा सांसदों में से 9 के 9 उनके संपर्क में हैं। 2/3 लोकसभा सांसद शिंदे गुट में आना चाहते हैं, यानी कि 6 सांसद जो हैं वो आना चाहते हैं। अब शिंदे गुट का यह भी दावा है कि उद्धव सेना के 20 में से 16 विधायक भी उनके संपर्क में हैं, यानी कि यहां भी 2/3 से ज्यादा है। ऐसे में अगर इन विधायकों और सांसदों ने पाला बदला तो 5 साल के अंदर अंदर दूसरी बार उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी। हालांकि उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ये कह रहे हैं कि वो लोग पिछले 1 साल से ऑपरेशन टाइगर की बात सुन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उद्धव कैंप के सारे सांसद एकजुट हैं। परसों हुई मीटिंग में सभी सांसदों ने उद्धव के नेतृत्व में विश्वास जताया। 14 जून की मीटिंग में 9 में से 4 सांसद मातोश्री भी पहुंचे, 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। ये इस तरह की बातें तो साल भर से ज़्यादा वक्त हो गया, बीच बीच में आते रहती है, इंटरमिटेंटली किसी तरह से पॉपअप हो जाती है कहाँ से, और ये अटकलें लगाई जाती है कि भाई ये होगा, ऑपरेशन टाइगर होगा, जो अब तक हुआ नहीं है ना होगा। परसों भी जो मीटिंग उद्धव जी ने बुलाई हुई थी सांसदों की, उसमें 4 लोग हम इन पर्सन थे और 5 लोग हमारे 5 सांसद अपनी अपनी पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम रहते हैं पहले से, तो उस कार्यक्रम के हिसाब से अपने अपने कहीं पे 2 लोगों के, एक का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, ओम राजे निम्बालकर का, और दूसरे वाकचौरे करके शिरडी के जो सांसद है उनकी वाइफ हैदराबाद में एडमिट थी। संजय देशमुख जो है वो यवतमाल वाशिम के, उनके घर पे उनके बच्ची की शादी की बातचीत हो रही थी। उसी दिन मेहमान आने वाले थे और आए भी थे। उस दरमियान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी ने बात कर ली।
शिंदे गुट की तरफ से अब खुलेआम उद्धव गुट के नेताओं को पाला बदलने का ऑफर दिया जा रहा है। शिंदे कैंप के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि उनकी पार्टी का दरवाजा 365 दिन खुला रहता है। जिन्हें भी शिंदे के नेतृत्व में विश्वास है, जिनको भी बाला साहेब की विचारधारा से प्यार है, वो सभी विधायक और सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ है शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनाईक साहब, आपने कहा कि ऑपरेशन टाइगर लगातार चलता रहा है और जो भी आएंगे उनका स्वागत है, दरवाजे खुले। हाँ, 365 दिन 24 घंटा हमारा दरवाजा तो खुला ही है। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जिनका विश्वास है और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जिनको पसंद है, उस विचारधारा के ऊपर अगर वो प्यार करते हैं और हमारे पार्टी में आके अगर उनको आनंद मिलता है, तो हर शिवसैनिक, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, चाहे वो शिवसैनिक एक सर्वसामान्य आदमी हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर उस इंसान को जो बाला साहब ठाकरे जी को विचारधारा मानते हैं, उनको हमारे पार्टी में स्वागत है। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ऑपरेशन टाइगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन टूटेगा, कब टूटेगा, ये सब तो आगे की कहानी बताएगी। लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे कहाँ हैं, वो कैसे इस पार्टी को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और संजय राउत क्या केवल बयानबाजी से इतर भी कुछ कर पा रहे हैं? जी मीनाक्षी, आपने जो सवाल मैं दोबारा से अपना सवाल जो पूछ रही हूँ। डैमेज कंट्रोल की जी प्लीज आप अपनी बात रखें। मीनाक्षी, ये जो पूरी कवायद चल रही है ऑपरेशन टाइगर की, इसको लेकर देखिए, एक आप कड़िया अगर जुड़े हो या पिछले उदाहरण आप देखें कि जैसे एकनाथ शिंदे, इसके पहले जब ये चर्चाएं चली और उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी, तो शिंदे ने खुद इस बात की इनकार कर दिया था, खारिज कर दिया था इन खबरों को। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 बार ली थी। इसके अलावा जब ये पहली बार ये मामला उठा था, तो आपको याद होगा कि दिल्ली में वहाँ पर एक क्लब में एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे के जो सांसद है, सभी 9 के 9 सांसदों को बुलाया गया था और सबको एक लाइन में खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी और सबने अपना बयान दिया था कि हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, हम सब एकजुट है। जिस दिन उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल करते हुए बैठक बुलाई, उसमें सिर्फ 4 लोग उपस्थित रहे। उसके बाद से किसी भी सांसद का आप देखेंगे तो बयान खुलकर सामने नहीं आया कि हाँ हम उद्धव ठाकरे के साथ। ठीक है सचिन जी, आप रहे हमारे साथ। अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस से। अनंत जी, कुछ कंफ्यूजन हो गया था, अभी तो आप लोगों से महाराष्ट्र पर चर्चा करनी थी। आप ये जो मोदी शरणम गच्छामी हो रहा है और ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, उद्धव ठाकरे के लिए अब तो इससे ज्यादा बड़ी टूट और क्या होगी? अब तो पार्टी खत्म होने की नौबत आ गई है। मीनाक्षी, देखिए, ये रिफ्लेक्शन ऑन लीडरशिप है। जो भी लीडर अब क्या हो गया है, हाल के दिनों में अगर विपक्षी दलों के नेताओं को देखिए तो बाहर दिखता ही नहीं कोई। आपने पिछली बार किसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उद्धव ठाकरे जी को कब देखा था? उद्धव ठाकरे जी बाल ठाकरे नहीं है कि वो घर में बैठेंगे और उनकी एक आवाज पर। बाल ठाकरे जी के संघर्ष का बड़ा लंबा इतिहास था, तब वो जाके बाल ठाकरे जी बने महाराष्ट्र की राजनीति के। उद्धव ठाकरे जी एक डायनेस्ट हैं, इसलिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी। इनके पुत्र को कब आपने आखिरी बार देखा सड़क पर कोई आंदोलन करते हुए? तो जो नेता हैं उनको अपने भविष्य की चिंता सताती है। और ये दुर्गुण जो है विपक्षी दल के सारे दलों में आप देखिए, कोई निकलता ही नहीं है। सबको लगता है एक पे एक बयान जारी कर दो, उसी के आधार पर राजनीति हो जाएगी। दूसरी तरफ एक ऐसा तंत्र है जो दिन रात मेहनत करता है, उसके कार्यकर्ता से लेकर नेता आपको लगातार संपर्क में देखेंगे। मुझे बताया गया अभी उत्तर प्रदेश में 2 राउंड का जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर ही लिया है। और दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो अभी प्रतिरोध की राजनीति की बात बैठकों में कर रहे हैं। तो इन दलों के जुड़े हुए जो नेता हैं उनको ये लगता है कि उनका भविष्य क्या है। ये ठीक है, आप बताओ ना, अभी जैसे संजय देशमुख जी की बात हो रही है कि प्रताप राव जाधव जी से मिले आके, वो वहां की बैठक में नहीं गए, यहाँ की बैठक, यहाँ आके उनसे मिल लिए शिंदे गुट के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से। और उधर हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दे दी उद्धव ठाकरे को कि ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग्स थी जी। तो किसी भी डिफेक्शन के पहले ऐसी नॉन पॉलिटिकल मीटिंग्स बहुत होती है। जब भूपेंद्र यादव जी के घर पर
तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने सुबह सुबह दही जलेबी खाई थी, तब भी ये बताया गया था कि वो नॉन पॉलिटिकल मीटिंग थी, लेकिन नॉन पॉलिटिकल आज की भी खबर सर में यही है। बदल जाता है, ये हमें पता नहीं चलता। सुदीप तो राजनीति में बंदोपाध्याय दही की जलेबी मुलाकात का हुई, बहुत महत्व है। काकोली घोष भी वहीं थी, शताब्दी रॉय भी वहीं थी और दही जलेबी खाई गई है, ये खबर तो सच में आई है। शेखर अय्यर जी, आपको इसमें अभी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या दिखाई दे रही हैं कानूनी तौर पर? उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन है अपनी पार्टी को बचा ले जाने का? मीनाक्षी जी, बड़ी सच बात यह है, वहां पे कोई भी ऑपोजिशन नेता, उद्धव ठाकरे को इंक्लूड करके ही मैं कह रहा हूं, कोई ऑपोजिशन पॉलिटिक्स नहीं करना है, सबको सत्ता पे आना है। लेकिन दिक्कत क्या है, उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि भाई बीजेपी से फिर वापस आ जाए, लेकिन वहां पे एकनाथ शिंदे हैं, और जितने संजय राउत बोलते हैं ना पब्लिक में, उतना उनके पार्टी में बड़ा ट्रमर लगता है, भाई हमें जाना है यहाँ से। उनको लगता है भाई उद्धव ठाकरे को पूरा मिसगाइड कर चुके आपके संजय राउत ने, और पार्टी के अंदर भी यही चल रहा है। देखिए कि क्या है कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जो है ना महाराष्ट्र में, वो कोई नहीं करना चाहता। शरद पवार के एनसीपी भी वही है, सबको कह रहे भाई हमें सत्ता, बिना सत्ता कोई विकास नहीं होगा, स्वयं का विकास और क्षेत्र का विकास। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि सत्ता में भागीदारी। तो जबरदस्त प्रेशर बढ़ रही है शिवसेना में कि शिवसेना फिर इकट्ठा हो जाए, और एकनाथ शिंदे का यही है भाई इकट्ठा हो जाए, क्योंकि अब अपने नेतृत्व में हो जाए। और क्योंकि अब जो दिक्कत जो है उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे है, कार्यकर्ता के अंदर, संसद के अंदर, एमएलए के अंदर लग रहा है भाई और कितने, अभी भी तो सरकार चुन के आई है और 3-4 साल चलाना है, तो हम ये विपक्ष पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? तो एक प्रेशर वैसे ही है उनके ऊपर। तो यानी दही जलेबी सबको खाना है लेकिन देगा कौन और खिलाएगा कौन, यही है। नहीं, खिलाने वाली ताकत तो अभी दही जलेबी वो बीजेपी के पास ही है, इसलिए एनडीए जो है वो लोकसभा में और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। बहुत शुक्रिया अनंत जी आपका भी, शेखर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सचिन हमारे सहयोगी भी जुड़े, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।